पैसा नहीं है, अगर उस इवेंट में क्या इन्वॉल्व नहीं है बेटा बोलो, वैल्यू, वैल्यू बोले तो मनी, पैसा होना चाहिए बेटा इन्वॉल्व, अगर पैसा इन्वॉल्व तो फिर वो ट्रांजेक्शन भी, तो फिर हम उसको रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे। तो क्या मैं सिंपल शब्दों में ये बोल सकता हूं क्या कि सिर्फ हम वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे बेटा जिनको हम मनी की टर्म्स में क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ओनली मॉनिटरी ट्रांजेक्शंस कैन बी रिकॉर्डेड इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट, हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में सिर्फ मॉनिटरी ट्रांजेक्शन से क्या कर सकते हैं, हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। आ रहा समझ में क्या बेटा, बढ़े आगे। देखना, तो ये हो गया ट्रांजेक्शन भाई, समझ में आ गया क्या आप लोगों को, बोलो जल्दी से। नेक्स्ट, इसके बाद में बात करता हूं कैपिटल की, बताओ कैपिटल क्या होगा, कैपिटल। ओके भाई, बस यही सुनना था मुझे। देखना इधर रिप्लाई आया, किसी ने बोला कि बिजनेस में जो मनी इन्वेस्ट की हम लोगों ने वो कैपिटल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब बिजनेस में से पैसे लगाया जा सकता है, मान लो टाटा साहब के पास खुद की अगर बिल्डिंग थी और चाहते कि खुद की बिल्डिंग से क्या करे पहले बिजनेस, तो ज्यादातर लोग खुद के असेट से ही शुरू कर लेते। अरे अपने घर में अगर जगह है नीचे तो वहीं से बिजनेस शुरू कर सकते हैं ना। किसी मेन चौराहे पे अगर आपकी बिल्डिंग है तो किसी दूसरे की बिल्डिंग लेने जाओगे रेंट पे क्या, या अपनी बिल्डिंग से ही शुरू करोगे, सर हम हमारी बिल्डिंग से ही शुरू करेंगे ना। तो इसलिए अगर आपने बिजनेस के अंदर बेटा क्या लगाया, बोलो जल्दी से, अगर खुद की बिल्डिंग है ना, एसेट्स, बिल्डिंग जिसकी कीमत कितनी बेटा, मान लो 1 करोड़ रुपीस, हाँ है ना, आपके पास क्या रखा हुआ था कुछ, बोलिए, फर्नीचर जिसकी कीमत कितनी है 50 लाख, और आपको लगा बिजनेस को चलाने के लिए क्या लगेगा हमको, थोड़ा कैश भी, तो 50 लाख का क्या लगा दिया बेटा आपने, कैश। बताओ टोटल कितने की चीज लगा दी, 2 करोड़ रुपीस की। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ कैपिटल कितनी हुई, तो क्या बोलोगे आप, 2 करोड़ रुपए। जबकि अगर हम ये बोलेंगे जो पैसा लगाया, तो पैसा तो सिर्फ कितना लगाया, 50 लाख, तो भी गलत हो जाएगा ना। तो हम बोलेंगे सर एनीथिंग इन्वेस्टेड बाय ओनर इनटू द बिजनेस इज कलेक्टिवली नोन एज कैपिटल। कि जो जो भी पैसा, जो भी सारी चीजें कौन लगा रहा है बेटा, ओनर लगा रहा है किसके अंदर, बिजनेस के अंदर, उसको हम लोग कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, कलेक्टिवली मिला के क्या बनाएगी बेटा, वो कैपिटल बनाएगी। तो भले फर्नीचर लगा रहा है, उसके पास में मशीन रखी हुई है, उसने मशीन भी कहां लगा दी, बिजनेस के अंदर, तो वो टोटल जो वैल्यू बन के आएगी ना, कलेक्टिवली क्या बनाएगी बेटा, वो बोलो जिनसे कैपिटल बनाएगी। बनेगा क्या, अरे बोलो, ठीक है ना। चलो तो अब यहां पे समझते हैं हम लोग। सर अभी आपने बोला कि हम लोग क्या करते हैं बताए, हम लोग बिजनेस और, बोलो बेटा, ओनर दोनों को एक दूसरे से क्या मानते हैं, अलग। बिजनेस और ओनर दोनों को हम एक दूसरे से क्या मानते हैं बेटा, बोलो, अलग मानते हैं, सेपरेट मानते हैं। तो जब सेपरेट मान रहे हो तो ये भाई साहब जब आपके बिजनेस में कितने रुपए की कैपिटल लगा रहे हैं बेटा, बोलो 2 करोड़ रुपीस के अगर कैपिटल लगा रहे हैं, अगर 2 करोड़ की बेटा क्या लगा रहे हैं, कैपिटल लगा रहे हैं, तो ये पागल है जो आपके बिजनेस के अंदर कितनी कैपिटल लगा रहे हैं बेटा, बोलो 2 करोड़ की। आप तो एक दूसरे से क्या मान रहे हो, इनको अलग मान रहे हो, तो अलग मान रहे हो, ध्यान रखना फिर ये 2 करोड़ रुपए आपको इनको क्या करने पड़ेंगे, किसी दिन वापस करना पड़ेगा। कब रिटर्न करोगे, जब भी आपकी कंपनी का क्या होगा, वाइंडिंग अप होगा, जब भी आपकी कंपनी क्या होगी, बंद होगी। मतलब ये पैसा अपने को एक दिन इनको क्या करना है बेटा, बोलो जिसे लौटाना है। ये पैसा हमको एक दिन क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या हो गया बताए, ऑब्लिगेशन। क्या हो गया बेटा हमारा, ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन बोले तो हमारी क्या हो गई, ये लाइबिलिटी हो गई। क्या हो गया बेटा, तो इसलिए हमने बोला देखना, फॉर बिजनेस एंटिटी, एंटिटी मतलब समझ गया ना, जिसका बिजनेस का खुद का नाम है। तो हमारे बिजनेस एंटिटी के लिए, मतलब टाटा कंपनी के लिए, ये जो कैपिटल है ना, ये क्या है बेटा, एक ऑब्लिगेशन है, एक क्लेम है। ये किसके ऊपर क्लेम है, हमारी एसेट्स के ऊपर। मतलब भाई अगर बिजनेस बंद हुआ तो एसेट्स बेच के भी क्या करना पड़ेगा, मालिक का पैसा देना पड़ेगा। तो ये क्लेम ऑन एसेट्स है बेटा, ठीक है ना। तो इसलिए हमने बोला इट इज देयरफॉर शो एज ए कैपिटल ऑन दी लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। इसलिए हम कैपिटल को कहां दिखाते बेटा, बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड। और आपने बैलेंस शीट बनाई होगी तो आपने देखा भी होगा कि ये कैपिटल कहां दिखाई दी आपको, लाइबिलिटी साइड। क्योंकि ये पैसा ओनर का है, ये पैसा किसको देना पड़ेगा आपको, ओनर को देना पड़ेगा। क्योंकि ओनर और बिजनेस दोनों को क्या मानते बेटा, हम सेपरेट मानते हैं। और जो भी अकाउंटिंग करेंगे, फिर से मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, सुनना, जो भी हम क्या करेंगे बेटा, बोलो जैसे अकाउंटिंग करेंगे ना, चाहो तो नोट कर लेना, वो अकाउंटिंग जो होगी, जो भी क्या करेंगे बेटा हम लोग बोल जैसे अकाउंटिंग करेंगे ना, वो अकाउंटिंग होगी हमारी कैसी, बिजनेस, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या बोल रहा बेटा मैं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करते हैं हम लोग, अकाउंटिंग करते हैं, ना कि ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब बिजनेस की इनकम है या एक्सपेंसेस,
बिजनेस में पैसा आया गया, ओनर के हिसाब से अकाउंटिंग नहीं करते, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होगी बेटा बोलो, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। और जब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग कर रहे हो तो बताओ बिजनेस के अंदर पैसा आया कहां से, कहीं और से, बाहर से, किसी और ने लगाया, लेकिन दोनों को तो अलग मानते हैं ना, तो किसी और ने लगाया तो फिर तो पैसा किसी और को वापस देना भी पड़ेगा आपको, इसलिए कैपिटल क्या बन जाती है आपकी, लायबिलिटी ऑब्लिगेशन बन जाती है। ठीक है बेटा, बड़े आगे क्या यहां से, अरे बोलो नेक्स्ट क्या लिखा बेटा इसके बाद, पता होगा आपको ड्राइंग्स क्या होता है, जब भी कोई ओनर पर्सनल यूज के लिए क्या निकाल लेता है बेटा बिजनेस से कोई चीज, पैसा नहीं, सिर्फ गुड्स भी निकाल सकते हैं पर्सनल यूज के लिए। पता चला आपका ज्वेलरी का बिजनेस है, आपको लगता है आपकी वाइफ आके नहीं निकालेगी वहां से ज्वेलरी, हम मना करके दिखाओ, आप घर भी नहीं जा पाओगे बेटा, बाहर जो चौकीदार बैठा होता ना उसके साथ ही रात भर आग जला के तापना है आपको, समझ गए क्यों, क्योंकि आपने वाइफ की ज्वेलरी निकालने से क्या कर दिया, मना। तो ज्वेलरी का बिजनेस है तो वाइफ तो ज्वेलरी लेके जाएगी भाई, जितनी भी बड़ी बड़ी साड़ी के शोरूम है अपने इंदौर के अंदर, उनकी वाइफ क्या लगता है आपको साड़ी ले जाती होगी वहां से, भाई वो आती है और सारे वर्कर जानते हैं उनको, अच्छा भाभी जी आ गई है, ठीक है ना, सारे मतलब कस्टमर को साइड में करके क्या दे देते बेटा, हम उनको पहले गुड्स दिखाना शुरू करते, तो भाभी जी भर के ले जाती 10 साड़ी साथ में, हिम्मत है किसी की मना करके दिखा दे, आई बात समझ में क्या, लेकिन जैसे वो सारी निकाल के ले जाएगी, बताओ क्या निकाला उन्होंने पैसा, गुड्स, समझ गए। तो ऐसा है कि अगर मैं ये बोलना गलत हो जाएगा पैसा, तो ड्राइंग मतलब होगा कि ओनर अगर बिजनेस से कोई भी चीज निकाल रहा है, क्या बोला बेटा मैं, ओनर अगर बिजनेस से कोई भी चीज क्या कर रहा है वापस अगर निकाल रहा है, वो पैसा निकाल रहा है, वो गुड्स निकाल रहा है, या उसने बिल्डिंग भी वापस निकाल दी अपनी, तो उसको क्या बोलेंगे फिर हम लोग, ड्राइंग बोलेंगे हम लोग। बड़े आगे क्या, ये बोलिए नेक्स्ट, परचेस। परचेस मतलब सर कोई भी चीज खरीदना, इसमें क्या है, नहीं नहीं, परचेस मतलब कोई भी चीज खरीदना नहीं। हम यहाँ पे जो परचेस यूज करेंगे ना बेटा, वो यूज करेंगे परचेस अकाउंट, हाँ या ना, परचेस अकाउंट किसके लिए यूज होगा, गुड्स के लिए। अगर हम गुड्स क्या करेंगे, बोलिए परचेस, है ना, चलो अभी खैर मुझे परचेस लिखना भी यहाँ पे गलत हो जाएगा, मैं परचेस नहीं लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको और क्लियर रहे, कि अगर मैं गुड्स को क्या कर रहा हूँ बेटा, बोलो यहाँ पे बाय कर रहा हूँ, क्या बोल रहा बेटा, मैं अगर गुड्स को बाय कर रहा हूँ मतलब खरीद रहा हूँ, तो उसको कहाँ रिकॉर्ड करूंगा फिर मैं, परचेस अकाउंट के अंदर। लेकिन वही अगर गुड्स को मैं क्या कर रहा हूं, सेल कर रहा हूं, तो उसको कहां लिखूंगा बेटा मैं, सेल्स अकाउंट के अंदर। इतना क्लियर है क्या आपको, लेकिन मैंने क्या लिखा है यहाँ पे देखना बेटा, गुड्स। चलो अब एग्जांपल देता हूं आपको मैं, इंदौर में महितपुर फर्नीचर वाला क्या बेच रहा है, उसने फर्नीचर खरीदा, तो कहां लिखोगे आप, क्योंकि फर्नीचर उसके लिए गुड्स है ना, उसने फर्नीचर बेचा, कहां लिखोगे आप, सेल्स अकाउंट के अंदर। लेकिन महितपुर फर्नीचर वाले ने फर्नीचर को रखने के लिए क्या खरीदी बेटा है, बोलो, तो जब वो बिल्डिंग को क्या करेगा बेटा बोलो, बाय करेगा, तो कहां रिकॉर्ड करेंगे, परचेस अकाउंट में, नहीं, वो कहां जाएगी फिर, बिल्डिंग अकाउंट में ही जाएगी। तो सर उसको हम कहां रिकॉर्ड करते हैं बेटा बोलो, बिल्डिंग अकाउंट के अंदर ही। लेकिन जब उसने बिल्डिंग को क्या कर दिया थोड़े साल बाद, सेल, तो कहां लिखोगे, तो भी सर कहां जाएगी बोलो बेटा, तो भी बिल्डिंग अकाउंट के अंदर ही जाएगी आपकी। मतलब क्या समझ में आया, सर एक अकेला बंदा ऐसा है जिसके लिए 2 अकाउंट ओपन होते हैं, कौन है वो, गुड्स, खरीदा तो परचेस, बेचा तो सेल्स। लेकिन उसके अलावा फिर जितनी भी एसेट्स है आपकी, वो भले बिल्डिंग हो गई, वो भले आपका क्या हो गया बेटा बोलो लीज है, वो भले अपना फर्नीचर हो गया बेटा, उसके अलावा जितनी भी एसेट्स हो गई, खरीदेंगे तो भी कहां जाएगा, फर्नीचर में, बेचेंगे भी तो कहां जाएगा, फर्नीचर में। फर्नीचर अकाउंट ही डेबिट क्रेडिट होगा, आपने एंट्री भी पास की होगी ना, बिल्डिंग खरीदने की एंट्री क्या होती है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, वो बिल्डिंग बेचने की बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। कहीं पे भी परचेस सेल्स अकाउंट वर्ड आया क्या, लेकिन जब गुड्स खरीदते तो परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, गुड्स को बेच रहे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, समझ गए क्या। तो इसलिए ये परचेस वर्ड जो है ना किसके लिए बना बेटा, ये या तो आप गुड्स खरीदोगे या फिर क्या कर दोगे बेटा आप सर्विस, गुड्स या फिर सर्विस। तो जब गुड्स और सर्विस खरीदेंगे तो परचेस अकाउंट में, गुड्स और सर्विस बेचेंगे तो सेल्स अकाउंट। बड़े आगे बेटा, लेकिन जो गुड्स आपने खरीदा उसको क्या कर रहे हो बेटा, अगर आप बोलो तो कहां जाएगा फिर वो, परचेस रिटर्न में। नेक्स्ट सेल्स, क्या आएगा सेल्स के अंदर, वही अभी गुड्स को खरीदा तो परचेस में, गुड्स को बेचा तो क्या जाएगा, गुड्स सेल्स में। सेल्स में ध्यान रखना गुड्स ही आएगा या फिर ज्यादा से ज्यादा क्या सकता है, सर्विस, जिस चीज में आपका बिजनेस क्या करता है, डील करता है, ठीक है। नेक्स्ट सेल्स रिटर्न, हमने माल बेचा, कस्टमर क्या करके चले गया बेटा, फिर से आपको देके चले गया, क्या बोलेंगे इसको हम, ठीक है, बेचा हुआ माल वापस आ गया तो क्या बोलेंगे, सेल्स रिटर्न। नेक्स्ट बेटा इसके बाद क्या है बोलो जल्दी से, रेवेन्यू। अब यहां जाकर रुकेंगे हम, बोलो रेवेन्यू मतलब होता है, लिखना बेटा कहीं पे कॉपी में ना डालना, लिखो रेवेन्यू
रेवेन्यू का मतलब लिखना, रेवेन्यू मतलब होता है टोटल इनकम। क्या होता है बेटा? टोटल इनकम। टोटल इनकम बोले तो एक और नाम है सर, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम, ग्रोस इनकम। क्या बोलेंगे बेटा? बोलो, ग्रोस इनकम। टोटल इनकम, ग्रोस इनकम। मतलब सर ग्रोस इनकम बोले तो अभी तक हमने इसमें से एक्सपेंसेस माइनस नहीं किया है, दैट इज ए ग्रोस इनकम। लेकिन जब हम इसमें से क्या माइनस कर देंगे, जब हम इनमें से एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे ना, तो हमारा क्या निकल के आएगा बोलो जल्दी से? या तो प्रॉफिट या फिर लॉस। तो या तो फिर अपने को आएगा बेटा प्रॉफिट, या फिर क्या आएगा अपने को? लॉस निकल के आएगा। अब मुझे बताना जरा, प्रॉफिट कब आएगा बेटा? जब टोटल इनकम ज्यादा हो या एक्सपेंसेस ज्यादा हो? इनकम ज्यादा हो। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि सर इनकम हमारी जो है कितनी है 50 लाख, और एक्सपेंसेस कितना हुआ बेटा? बोलो 20 लाख। बताओ क्या हुआ 30 लाख का प्रॉफिट? तो ये 30 लाख का क्या आ गया अपने को? प्रॉफिट आ गया। ठीक है ना? दूसरा इसका अपोजिट लेते बेटा हम लोग। मान लो मैं बोल रहा हूँ कि सर रेवेन्यू जो हुआ ना हमें, वो कितने का हुआ? 50 लाख का। लेकिन एक्सपेंसेस कितने का हो गया बेटा? बोलो 80 नहीं लेते, कुछ सेम मोड़ जाएगा। चलो कितना? 60 ले लो बेटा, है ना? तो ये हो गया अपने कितने का? 60 लाख का। बताओ क्या हुआ 10 लाख का? तो 10 लाख का सर अपने को क्या हो गया बेटा? बोलो लॉस हो गया। इन दोनों कैटेगरी में क्या फर्क है? सर पहली कैटेगरी, व्हेन रेवेन्यू इज मोर देन एक्सपेंसेस आउटकम इज प्रॉफिट। लेकिन व्हेन रेवेन्यू इज लेस देन योर एक्सपेंसेस, रेवेन्यू क्या बेटा? एक्सपेंसेस से कम है कि ज्यादा है? कम है, तो आउटकम क्या हो गया आपका? लॉस हो गया। मतलब सर रेवेन्यू का ज्यादा होना जरूरी है ना, तो मैं क्या टोटल इनकम या ग्रॉस इनकम की जगह ऐसा बोल सकता हूं क्या? रेवेन्यू में से क्या माइनस कर लो तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। तो रेवेन्यू मतलब समझ गए आप? टोटल इनकम, ग्रोस इनकम, जिसमें से अभी तक हमने 1 रुपए का एक्सपेंसेस माइनस, जब हम उसमें से क्या माइनस करेंगे? एक्सपेंसेस, तो या तो हमें क्या होगा? प्रॉफिट या लॉस होगा। बताओ प्रॉफिट कब होगा? जब रेवेन्यू इज मोर देन एक्सपेंसेस। बट व्हेन रेवेन्यू इज लेस देन एक्सपेंसेस, देन क्या होगा आपको? लॉस हो जाएगा। सर हम लोगों को आ रहा है समझ में बेटा? क्या बड़े आगे यहां से हम लोग? ठीक है सर, हो जाएगा। चलो, तो ये हो गया अपना रेवेन्यू। तो रेवेन्यू क्या लिखा देखना, बिजनेस अर्न बाय सेलिंग, सॉरी बिजनेस नहीं आएगा, रेवेन्यू मतलब होता है इनकम अर्न बाय सेलिंग इट्स प्रोडक्ट, है ना? अगर आपने क्या किया बेटा, कोई क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे बोलो? आपने कोई इनकम अर्न की बाय सेलिंग, या फिर क्या दिया आपने? कोई सर्विस, या तो गुड्स बेचते हो या सर्विस बेचते हो, दो ही चीज होती है, इसके अलावा तो तीसरा है ही है ना, है ना? तो जो बेच के जो भी टोटल पैसा आएगा उसको क्या बोलेंगे बेटा हम लोग? रेवेन्यू बोलते हैं उसको। बनेगा। नेक्स्ट क्या है? एक्सपेंसेस क्या होता है? सर रेवेन्यू को अर्न करने के लिए कुछ पैसा क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? खर्च करना पड़ेगा। क्या होती है वो? एक्सपेंसेस। ठीक है ना? बिना खर्च किए रेवेन्यू आ सकता है क्या? अरे वर्करों को क्या दोगे? सैलरी। क्या पे करोगे? रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सारे खर्चे पे करना पड़ेगा ना भाई, तब जाकर तो क्या कमा पाएंगे हम लोग? रेवेन्यू। तो रेवेन्यू को अर्न करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो इसे लिखा हुआ है, कॉस्ट इनकर्ड बाय बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू। रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जितनी भी हमने कॉस्ट मतलब होता है लागत, जितनी भी लागत, इनकर्ड मतलब होता है लगाना, जितनी भी लागत हम लोगों ने क्या की बेटा? लगाई है। किसने लगाई है? बिजनेस ने लगाई है। सर क्या करने के लिए? रेवेन्यू अर्न करने के लिए, इज नोन एज एक्सपेंसेस, उसको हम बोलते हैं एक्सपेंसेस। तो रेवेन्यू को अर्न करने के लिए लगाई गई जितनी भी लागत है पूरी आपकी, वो क्या बनाएगी बेटा? आपका एक्सपेंसेस बोलेंगे उसको हम लोग। बढ़ जाए आगे। नेक्स्ट उसके बाद में क्या है? फिर प्रॉफिट। सर ये तो पढ़ चुके अभी हम लोग, जब हम रेवेन्यू में से क्या माइनस करते हैं? एक्सपेंसेस करते हैं, तो क्या होगा? या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो प्रॉफिट कब होगा? देखो जब रेवेन्यू ज्यादा है और उसमें से क्या माइनस कर रहे हैं हम? एक्सपेंसेस, तो ये प्रॉफिट आ गया हमारा। ठीक है। नेक्स्ट एक्सपेंडिचर। सर अभी तो पढ़ा खर्चा, एक्सपेंसेस नहीं, एक्सपेंडिचर एक और वर्ड है जिसके अंदर दो चीज आती है। कितनी चीज आती है यहाँ पे बोलो? दो। एक आता है इसके अंदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और दूसरा क्या आता है बेटा? बोलो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा खर्चा जिसका फायदा आपको एक साल के अंदर मिल जाएगा, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यस। और जिनका फायदा एक साल से ज्यादा सालों तक मिलेगा, वो खर्चे कौन से? बताओ एग्जांपल है क्या? ऐसे सर कोई एसेट परचेस कर रखी है हम लोगों ने। क्या परचेस करेगी बेटा? कोई एसेट परचेस कर रखी है हम लोगों ने, तो उसका फायदा एक साल से, जैसे कि बिल्डिंग,
फर्नीचर, मशीनरी। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ बेटा कि जनरली कैपिटल एक्सपेंडिचर कब होता है, या तो आपने क्या परचेस की बेटा, कोई फिक्स्ड एसेट्स, और इसके अलावा फिक्स्ड एसेट्स नहीं भी की लेकिन कोई ऐसा खर्चा किया जिसका फायदा एक साल से ज्यादा सालों तक, तो वो भी क्या हो जाएगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आता है, देखो आप वर्कर को क्या दी बेटा, रेंट, वेजेस, पावर, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह अपना, है ना। तो ये ऐसे खर्चे सर जिनका फायदा हमें एक साल के अंदर मिल जाता है, दैट इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसे खर्चे सर जिनका फायदा हमें एक साल से, बोलो बोलो, ज्यादा सालों तक मिलेगा, क्या बोलेंगे बेटा हम उसको, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब लास्ट ये आता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। भाई साहब डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बच्चे फंस जाते हैं। भाई डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या नया है सर, मैं बोल रहा हूँ कुछ भी नहीं है। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पता है क्या है, बेसिकली एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है ये भी, लेकिन इसका फायदा गलती से हमें एक साल से ज्यादा सालों तक मिल जाता है। खर्चा नेचर कैसा है, रेवेन्यू इन नेचर है, क्या लिखा हुआ है, रेवेन्यू इन नेचर। नेचर तो इसका रेवेन्यू था, मतलब इसका फायदा एक साल के अंदर मिल जाना चाहिए था, लेकिन फायदा एक साल से हमें ज्यादा सालों तक मिल गया, इसलिए क्या बन गया ये डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जांपल देता हूं मैं आपको, मान लो आपने मार्केटिंग करवाई, हमने एडवर्टीजमेंट करवाया, सोचा कि चलो यार एडवर्टीजमेंट करवाते इस साल में हमारी क्या बढ़ जाएगी, सेल। हमने ये सोच के किया था कि एक साल में अपने को सेल का फायदा मिल जाएगा, एक साल में काफी सारा माल बेच देंगे हम, एक साल का टारगेट था हमारा, और हमने एक एड दिलवाया। एड में क्या बोला, ए बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या, समझ गए बात को, दाग अच्छे है, ये लगा डाला तो लाइफ, झिंगा लाला, मोर्टीन, मच्छरों का खात्मा। ठीक है, तो क्या होता ना, मतलब कुछ एड ऐसे ना जैसे दाग अच्छे वाले एड, वो जाता ही नहीं दिमाग से हमारे। कभी आज ही बारिश में कहीं जा रहे हो तो व्हाइट शर्ट पहनी है, कोई निकल गया पास से, है ना, और आपका शर्ट वगैरह जो है गंदा कर दिया, तो दिमाग में हो जाता है मैडम वो दाग अच्छे वाली ढूंढते कहाँ मिलेगी ये, ठीक है ना, क्योंकि पता है दाग निकलना नहीं है, लेकिन एड ऐसा बनाया उन्होंने, कितना भी गंदा कपड़ा ले आओ, जैसे डालते निकालते क्या हो जाता है, पूरा पूरा वो क्लीन हो जाता है, दाग अच्छे है। अब वो एड जो है ना, ये बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या, दाग अच्छे, ये एड इतने ज्यादा हमरिंग कर गए हमारे माइंड में कि उन्होंने करवाया तो एक साल के लिए था, लेकिन वो सोशल मीडिया पे 10 साल तक चल रहे अभी तक, है ना, और उनका फायदा उनको 5 साल तक क्या हो रहा है बेटा, बोलो मिल रहा है, 5 सालों तक सेल बड़ी हुई मिल रही है। तो बताओ वो ये बंटी तेरा साबुन स्लोहे के लिए जो उन्होंने एड करवाया था, उसके लिए बेटा अगर इन लोगों ने कितना पैसा खर्च किया, बोल ली से, है ना, 5 लाख रुपए ले लेते, कितना किया, मान लो 5 लाख खर्च किया है, और उसका फायदा कितने साल तक मिल गया बेटा, 5 सालों तक। तो बताओ एक साल का खर्चा कितना हुआ फिर आपका, 1 लाख हुआ ना, तो फिर इस साल जितनी भी इनकम होगी उसमें से मुझे कितना खर्चा माइनस करना चाहिए, पूरे 5 लाख की सिर्फ 1 लाख, बचे हुए 4 लाख का माइनस करेंगे नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट ईयर भी पूरे 4 कर लूंगा या फिर एक, फिर नेक्स्ट ईयर, फिर नेक्स्ट ईयर, मतलब सर हम क्या करते हैं बताए, ये जो 5 लाख का खर्चा हमने किया था ना, इस 5 लाख में से पहले साल कितना माइनस करेंगे बेटा, बोलो कितना बचेगा, फिर सेकंड ईयर कितना माइनस करेंगे, कितना बचेगा, ऐसे करते करते कितने सालों में जीरो हो जाएगा, 5 सालों में। तो सर आप इकट्ठा एक साल में माइनस क्यों नहीं कर देते यार, जब कुछ इनकम और एक्सपेंसेस को आपस में मैच करना होता है, मैं पढ़ाऊंगा कल आपको, वही टॉपिक पढ़ेंगे हम, मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं, सुना होगा नाम आपने, प्रूडेंस, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट। ऐसे क्या होता है बेटा, बोलो हमारा एक मैचिंग कॉन्सेप्ट होता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है बेटा, बोलो इसे, बेटा मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जितनी भी हमारी क्या हुई इस बार इनकम, और जितना क्या किया हम लोगों ने खर्चा, उनका आपस में क्या करो, मैच करना पड़ता है आपको, बहुत जरूरी है। अगर मैच नहीं करोगे ना तो सोचो आप, मान लो किसी साल में आप लोगों ने कितना रुपया कमाया बेटा, बोलो 20 लाख, 20 लाख की क्या हुई आपकी ग्रोस इनकम मतलब रेवेन्यू, और मान लो आपने उस साल क्या कर लिया बताए, कोई मशीन खरीद ली, कितने की, 30 लाख की, तो क्या पूरे 30 लाख माइनस कर दोगे क्या, बोला हमने तो खर्चा किया साल 30 लाख का, अरे मेरे भाई 30 लाख का खर्चा किया है तूने, लेकिन वो मशीन 10 साल तक चलेगी, तो एक साल का खर्चा कितना हुआ बस उसका, 3 लाख की हुआ ना, तो तू 30 लाख माइनस करेगा कि 3 लाख माइनस करेगा, 3 लाख, इसको बोलते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। जितना एक्चुअल में उसका यूज हुआ है उतना ही क्या करो उसमें से आप माइनस। तो सेम चीज यहाँ पे है, 5 लाख आपने पहले खर्च कर दिए, लेकिन फायदा तो कितने साल तक मिल रहा है आपको, 5 साल तक, तो एक साल का खर्चा कितना, 1 लाख, तो फिर 1 लाख की क्या करेंगे माइनस, बचे हुए 4 लाख जो है वो बैलेंस शीट में दिखा देंगे, फिर 1 लाख बैलेंस शीट से उठा के कहां डाल देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, फिर 1 लाख निकाल के P&L अकाउंट में, ऐसा कब तक करेंगे, 5 साल तक। 5वें साल बैलेंस शीट में वैल्यू किसकी मिलेगी, इसकी जीरो,
5 साल बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, बोलो 0 वैल्यू इसकी हो जाएगी। बनेगा क्या, कोई डाउट है बेटा इसमें? तो क्या था बेसिकली, खर्चा तो हमने रेवेन्यू के हिसाब से किया था कि इसका फायदा इसी साल के अंदर, लेकिन उसका बेनिफिट हमें मोर देन ए ईयर मिल गया, तो फिर हमने क्या बना दिया उसको, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने उसको बना दिया बेटा, ठीक है ना। नेक्स्ट इसके बाद अपना आ जाता है बेटा रिसिप्ट। तो हटा दो, रिसिप्ट तो मतलब पता है आपको पैसा आना कहीं से, और वो आगे कवर हो जाएगी। गेन की बात करते हैं, मेन मुद्दा ये है गेन। अपना गेन क्या होता है सर? प्रॉफिट बढ़ा आप लोगों ने, है ना बेटा। जब हम क्या करते हैं पता है, गुड्स को सेल करते हैं। क्या बोल रहा हूं बेटा मैं, गुड्स को सेल करके जो आपकी क्या होती है, इनकम होती है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट। क्या बोलते हैं बेटा, बोलो। लेकिन मैं बोल रहा हूं अदर देन गुड्स। क्या बोल रहा हूं बेटा, बोलो मैं, अदर देन गुड्स। गुड्स के अलावा अगर आप लोगों ने कुछ और क्या किया है, बोलो जल्दी से, सेल किया है, और उससे क्या हुई बेटा, अगर आपकी बोलो इनकम हुई है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, गेन। तो वो हो जाता है हमारा गेन। अब एग्जांपल के साथ फिनिश करें इसको हम लोग, है ना। तो रटने का तो सेंस ही नहीं। मैंने अभी एग्जांपल दिया था महतपुर फर्नीचर वाला, क्या बेचता है, फर्नीचर। फर्नीचर बेच के उसको इनकम हुई, बताओ प्रॉफिट या गेन? प्रॉफिट सर। महतपुर फर्नीचर वाले ने बिल्डिंग परचेस कर ली 3-4, क्या करने के लिए, फर्नीचर को रखने के लिए, और फर्नीचर बेचती है वहां से। तो महतपुर फर्नीचर वाले को लग रहा है कि यार बढ़िया काम चल रहा है, शानदार, चलो क्या करते हैं, बोलो और बिल्डिंग खरीद लेते हैं। 2-4 बिल्डिंग थी, 2 बिल्डिंग उसने क्या कर ली बेटा, बोलो और परचेस कर ली। ये वाली जो बिल्डिंग है ना, कितने की थी बेटा, बोलो 2 करोड़ रुपए की बिल्डिंग थी। लेकिन उसको लगा कि यार इस बिल्डिंग की तो रिक्वायरमेंट नहीं है, फालतू खरीद ली, खाली पड़ी है, इतना माल ही नहीं भरने के लिए, चलो इस बिल्डिंग को क्या कर देते, बेच देते। बताओ बेटा 2 करोड़ की बिल्डिंग कितने में बिकेगी, कम में बिकेगी, ज्यादा बिकेगी? प्रॉपर्टी तो सर आसमान छूती है ना। तो क्या हो जाएगा सर, 1 साल बाद बेचेगा, पता चला कितने में सेल हो रही, बोलो 3 करोड़ में। कोई मुझे बताएगा क्या कि 1 करोड़ रुपए का क्या हुआ, ये जो 1 करोड़ का जो डिफरेंस आ रहा ना, ये 1 करोड़ का क्या हुआ है? आप बोल रहे हो गेन, और बिल्कुल सही बोल रहे हो, एब्सोल्युटली करेक्ट करेक्ट। क्योंकि सर वो गुड्स नहीं बेच रहे, गुड्स के अलावा उन्होंने कुछ और सेल किया है। क्या बोला हमने, अदर देन गुड्स कुछ सेल करते हो, और उससे क्या होती है, अगर आपको इनकम होती है तो वो क्या हो जाती है, हमारी गेन हो जाती है। आया समझ में इतना? क्या मुझे नहीं लगता शायद आया होगा। इधर बेटा जिया पांचाल, कोई डाउट है क्या आपको? यहां तक क्लियर है बेटा, है ना? कुछ भी डाउट हो पूछ लेना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जिया जैसे आपने रिप्लाई दिया, गेन बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली करेक्ट है आपका रिप्लाई भी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि शायद अभी भी आपको समझ में नहीं आया होगा, तो इसलिए मैं एक एग्जांपल और डाल देता हूं और पूछ लेता हूं आपसे। अगर आपका रिप्लाई सही रहा तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अगर आप सही से बता पाए प्रॉफिट या गेन है तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, नहीं बता पाए तो फिर से एक बार उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मैं ऐसा बोल रहा हूं कि जैसे आपने ये तो बता दिया, फिर से अपन एग्जांपल ले लेते हैं इसी का ही। क्या नाम है, महतपुर फर्नीचर वाला। महतपुर फर्नीचर वाला क्या कर रहा है, उसने आज से 2 साल पहले अपनी वाइफ को ज्वेलरी दिलाई थी। कितने की सर, 50 लाख की। आपको पता है इन 2 सालों में गोल्ड की प्राइस बहुत ज्यादा कम हो गई है कि बढ़ गई है? सर आसमान छू गई। दिल दुखता है हमारा जब प्राइस देखते हैं कि क्यों ना हमने 2 साल पहले ये खरीद ली, खरीदी होती तो आज प्राइस क्या हो जाती है उसकी, 3 गुना। तो भाई 50 लाख की ज्वेलरी आज कितने की हो गई होगी बताओ, 1.5 करोड़ रुपए की, 1.5 करोड़ रुपए, समझ लो ना, 3 गुना प्राइस हो गई गोल्ड की। तब महत्वपूर्ण फर्नीचर वाला, क्योंकि बिजनेस में बहुत पैसा भाई, भाई शाम को घर जाता है रोज सर खाती है कि क्या जी दिन भर पैसा कमाने में लगे हो, इतना पैसा क्या साथ में लेके जाओगे, अपनी वाइफ को क्या दिला दोगे अच्छी ज्वेलरी? बोले तो पुरानी हो गई, इनका तो आउटडेटेड हो गई, ट्रेंड चेंज हो गया, बेच दो, अपन दूसरी खरीदेंगे। बोले चल बेच का जाते, बेचने गए लोग। बताओ वो 50 लाख की जो ज्वेलरी है, क्या बोला बेटा मैं, 50 लाख की जो ज्वेलरी है, कितने में सेल की होगी इन लोगों ने? 1.5 करोड़ रुपीस में। कितने का डिफरेंस आ रहा भाई, 1 करोड़ रुपीस का जो डिफरेंस आ रहा है, बताओ प्रॉफिट है या गेन है? बताओ जल्दी से, प्रॉफिट या गेन? 50 लाख की ज्वेलरी थी, कितने में बेची बेटा, 1.5 करोड़ में इन्होंने सेल की है। तो ज्यादा में सेल किया, कम में की है? ज्यादा में की है, 1.5 करोड़ में, ठीक है बेटा। तो 1.5 करोड़ में सेल की, ज्यादा में सेल किया, कम में की, ज्यादा में की, ये तो फिक्स है। कितने ज्यादा में, 1 करोड़। तो 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ या गेन हुआ है? चलो जी अगर रिप्लाई तो आ गया है। आप लोगों का क्या है, चलो कुछ लोगों ने पहले गेन बोल दिया, फिर लगा कि अरे मामला गड़बड़े, सर फंसा रहे अपने को, है ना, माया जाल मुलझा रहे, कहीं मुलझ ना जाए। तो मेरी बात सुनो आप, भाई ये जो ज्वेलरी है
क्या हम फर्नीचर को पिनाने के लिए लाए थे क्या? किसके लिए थी? वाइफ के लिए। और जब मैंने टॉपिक शुरू किया तो मैंने तभी बोल दिया था कि ओनर और बिजनेस दोनों एक दूसरे से क्या है, अलग है। तो क्या वो जो ज्वेलरी है वो क्या बिजनेस के लिए खरीदी थी हम लोगों ने, है ना? कि किसी मंदिर में कोई माता जी को पहनाते हैं हम, नहीं ना, हमारे घर में जो बैठी माता है उन्हीं को पहनाते हैं, ठीक है? तो मतलब ये बिजनेस से क्या हो गई, अलग हो गई, गेन नहीं। ये तो उनका पर्सनल इनकम है घर की, उनकी क्या बेटा, उनकी पर्सनल इनकम है घर की। बिजनेस के अंदर इसको हम रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, मेरा नहीं मानना मतलब जो रूल ही वही है अपना, कि अदर देन गुड्स मतलब कुछ तो भी नहीं ले लेना है। अदर देन गुड्स मतलब वो रिलेटेड टू क्या होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, ठीक है ना? तो अदर देन गुड्स होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए, वो रिलेटेड टू बिजनेस होना चाहिए। मतलब आपके बिजनेस से क्या करना चाहिए बेटा, बोलो, वो रिलेट करना चाहिए। बताओ ये ज्वेलरी आपके बिजनेस से रिलेट कर रही है क्या? नहीं। ये बिल्डिंग कर रही थी क्या? हाँ, बिजनेस के लिए खरीदी थी। चलो दूसरा एग्जांपल, महतपुर फर्नीचर वाले ने अपना रेसिडेंशियल हाउस जिसमें वो रहता है 3 करोड़ में खरीदा था, 5 करोड़ में बेच दिया। बताओ 2 करोड़ का क्या हुआ? फिर आप बोलोगे कुछ भी नहीं हुआ सर। समझ गए क्यों? क्योंकि उसका कौन सा हाउस है, वो रेसिडेंशियल हाउस है, वो रहता है उसमें, बिजनेस थोड़ी चलाता है। क्या उसने फर्नीचर के लिए खरीदा था? क्या उसने अपने बिजनेस के लिए खरीदा था? भाई बिजनेस के लिए जो बिल्डिंग खरीदी और बेच के इनकम हो रही है वो गेन। चलो, महत्व फर्नीचर वाले ने मशीन खरीदी, क्या बनाने के लिए बेटा, बोलो, फर्नीचर। अब कोई इंपोर्टेड मशीन खरीदी, लेकिन इंडिया में तो क्या नहीं मिलती, स्किल्ड लेबर नहीं मिलती। बोले तो चलाने वाले ही नहीं, कोई क्या कर दो उसको, बेच दो। अब किन्होंने क्या कर दिया, कोई 4 करोड़ की मशीन है 5 करोड़ में बेच दी इंडिया में, 1 करोड़ का क्या हो गया, ये पक्का गेन। क्योंकि कहीं वॉशिंग मशीन नहीं थी सर वो, है ना? फर्नीचर बनाने की क्या है, मशीन है। अगर मैं बोलता कि वॉशिंग मशीन खरीदी उसने अपने घर के लिए और वो ज्यादा प्राइस में बेच दे, तो आप जरूर बोलते सर ये कुछ भी नहीं है, इसको हम बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड में नहीं लेंगे। लेकिन वो जो मशीन है वो किसके लिए ली बेटा, उसने बोला जैसे फर्नीचर बनाने के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए। तो क्या वो रिलेटेड टू बिजनेस है क्या? क्या वो कनेक्टेड टू बिजनेस है क्या? क्या वो इंसिडेंटल टू बिजनेस है क्या? अगर आपको रिप्लाई हाँ है तो बस अपना एक गेम खत्म हो गया। देखो यहाँ पे बोलूंगा बेटा मैं, अगर आपको कोई भी क्या हो रही है बेटा, बोलो, इनकम हो रही है, जो कि कहां से हो रही है, किसी इवेंट से या किसी ट्रांजेक्शन से, लेकिन वो ट्रांजेक्शन क्या होना चाहिए आप लोगों का, बोलो जल्दी से बेटा, इंसिडेंटल टू बिजनेस, बिजनेस से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जी आया समझ में क्या? मतलब गेन बोलना गलत हो जाएगा ना, कौन से केस में, ज्वेलरी के केस में, क्योंकि वो उनकी पर्सनल इनकम हो गई, ठीक है ना? तो हमें ये भी देखना है कि अदर देन गुड्स, ठीक है, आप सेल कर रहे हो कोई चीज और आपको क्या हो रही है वहां से इनकम, लेकिन वो क्या होना चाहिए बेटा, कनेक्टेड टू बिजनेस भी तो होना चाहिए ना। क्या होना चाहिए, कनेक्टेड टू बिजनेस होना चाहिए, इंसिडेंटल टू बिजनेस भी होना चाहिए। क्लियर है इतना बेटा? बड़े आगे क्या, खत्म। नेक्स्ट क्या है, डिस्काउंट। अरे सर ये सिंपल है, ये तो हमें पता है, इसका फायदा तो हम उठाते रहते हैं, है ना? जहां दिखावा मिला 50% सेल, हम घुस जाते हैं, है ना, बोरिया भर के बाहर निकलते हैं। तो डिस्काउंट बेसिकली कुछ नहीं है, एक लॉलीपॉप है जो कि कस्टमर्स को दी जाती है, क्या करने के लिए बेटा, उनको जल्दी से अट्रैक्ट करने के लिए, सेल को इंक्रीज करने के लिए। दैट इज अ डिस्काउंट, मतलब रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द गुड्स, गुड्स की प्राइस को रिड्यूस कर देना या कम कर देना, सेल को क्या करवाने के लिए, इंक्रीज करवाने के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद वाउचर तो पता है सर, जिनके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं ना, तो किस बेसिस पे करते हैं बेटा, वाउचर के बेसिस, मतलब बिल होना चाहिए हर चीज का। आपने कोई मशीन खरीदी मान लो 5 करोड़ की, आप अपने अकाउंटेंट को क्या बोल रहे हो, अकाउंटेंट साहब ये रिकॉर्ड कर लेना है 5 करोड़ की मशीन, नहीं करेगा वो, बोलेगा साहब क्या दो उसका बिल। तो अगर आपने कभी कहीं अकाउंटिंग करते हुए किसी को देखा हो, गूगल पर सर्च करना अकाउंटेंट पिक्चर, अकाउंटेंट फोटो, तो अकाउंटेंट कभी आपको खाली नहीं मिलेगा ऐसे ब्लेजर पहने बैठा हुआ या लैपटॉप के सामने। उसके सामने लैपटॉप मिलेगा, लेकिन साइड में बहुत सारी फाइल्स मिलेगी, जिनमें क्या रखे होंगे, सब में बिल्स, वाउचर्स। उन्हीं को तो क्या करता है भाई, वो वाउचर्स को चढ़ाता है, अपन बोलते हैं ना भाई इसको ये एंट्री ले लिया, उसको चढ़ा दे यार, मतलब इसको रिकॉर्ड कर दे बेसिकली उसके अंदर, तो उन्हीं के बेसिस पे करता है। तो जो भी ट्रांजेक्शन है ना, आप अपने मन से रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो, वो सारे ट्रांजेक्शन के क्या होने चाहिए आपके पास। अरे यार बिना बिल के रिकॉर्ड करने दोगे ना मालिक, तो फिर तो मैं मेरे बिजनेस में क्या करूंगा पता है, 50 करोड़ की बिल्डिंग लिख दूंगा सीधे, उससे 50 करोड़ की क्या बढ़ गई सीधे, असेट, अगले दिन 45 करोड़ का लोन ले लूंगा उस असेट्स पे। मतलब बैलेंस शीट दिखाई, बैलेंस शीट में क्या दिख रही है, 50 करोड़ की असेट्स, बैंक को दिखा, तो देखो भाई असेट से क्या दे दो, 45 करोड़ का मुझे लोन, वो लोन भी दे देगी। पागल है क्या चल रहा है भाई? तो प्रॉपर ऑडिटिंग होती है, प्रॉपर क्रॉस वेरिफिकेशन होती है, तो इसलिए विदाउट डॉक्यूमेंट, विदाउट, इसलिए तो क्या बोला मैंने, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। किसको सपोर्ट करता है ये, जो ट्रांजेक्शन आपने क्या किया है, रिकॉर्ड किया है ना, उसको सपोर्ट करता है। फेक ट्रांजेक्शन नहीं है, कि बोगस एंट्रीज पास नहीं कर रखी हम लोगों ने, दिस इज अ रियल ट्रांजेक्शन, है ना? तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, बोलो जल्दी से,
ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते टाइम इंश्योर कर लेते हैं कि हमारे पास उसका नेक्स्ट गुड्स। तो पता ही है जिस चीज में हमारा बिजनेस क्या करता है, आप कार बेच रहे हो तो कार क्या हो गया आपके लिए गुड्स, लेकिन आप फर्नीचर बेचते हो, लेकिन फर्नीचर के लिए आपको इधर उधर जाना पड़ता है, उसके लिए कार खरीदी तो आपके लिए मशीन हो गई। समझ गए बात को क्या? तो डिपेंड करेगा कि आप किस चीज में डील कर रहे हो। अरे बहुत सारे आप लोग देखना, अपने इंदौर सुना होगा आप लोगों ने, बच्चों को उठा के ले जाते हैं, किडनी निकाल लेते हैं, तो उनके लिए किडनी गुड्स है। हाँ, उनके लिए हम जैसे लोग गुड्स है। वो ये बोलते हैं कि भाई माल निकल गया है ना, आज 20 लोग पकड़े उन्होंने निकाल दिया मुंबई के लिए, अब उन 20 लोगों की क्या निकलेगी, किडनी निकलेगी, ऑर्गन्स निकलेंगे, और क्या करेंगे वो बेचेंगे बेसिकली। तो जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले जो लोग होते हैं ना, वो देखना वो यही यूज करते हैं, गुड्स को नहीं बोलते माल, तो बोलते हैं भाई माल निकल गया है। क्योंकि भाई अकाउंट्स तो उन्होंने नहीं पढ़ा, लेकिन ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, ये सबको पता है कि जिस चीज में हम क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, वो हमारे लिए माल है, वो हमारे लिए क्या है, गुड्स है। ठीक है, क्या आया समझ में इतना बेटा? बन जाएगा क्या? चलो नेक्स्ट है क्या बेटा? नेक्स्ट अपना ट्रेड। ट्रेड रिसीवेबल मतलब होता है, लिखो इसको लिखना क्योंकि आप फिर फंस जाओगे यहाँ पे कभी। अगर किसी से आपको बेटा पैसा बोलो लेना है तो उसको बोलते हैं अपन ट्रेड रिसीवेबल, शॉर्ट में लिखते हैं टीआर। लेकिन ट्रेड रिसीवेबल में दो चीज आती है बेटा। ट्रेड रिसीवेबल में कितनी चीज आती है बेटा बोलो? दो चीजें। ट्रेड रिसीवेबल में आती है दो चीज। एक क्या आती है आपकी, डेटर। डेटर कौन होता है भाई? जिससे पैसा लेना है। तो दूसरा कौन होता है? बिल्स रिसीवेबल। एक डेटर और दूसरा बेटा आपका बिल्स रिसीवेबल। सर डेटर मतलब कौन? जिससे पैसा लेना है। बिल्स रिसीवेबल मतलब कौन? जिससे पैसा लेना है। पूरा मत लिखना बेटा, सिर्फ हेडिंग ये लिखना, डेटर और बिल रिसीवेबल ना, सब लिखा है, नोट्स मिल जाएगा आपको, पीडीएफ दे दूंगा पूरी में, है ना, और बुक भी आ जाएगी आपको 2-4 दिनों में। अभी आप समझो, डेटर और बिल्स रिसीवेबल दोनों से पैसा लेना है, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो क्या? देखना, आपका नाम क्या है? आयुष। आपका? कनित्य। ओके। तो मान लो एक भाई है आयुष, इसका इसको नाम दे अपन ए देते हैं और इसको दे देते हैं अपन के। ठीक है, कनित्य नाम है ना, गणितीय। और क्या डिफिकल्ट नेम है यार। चलो भाई, जी जे से शुरू होता है, जी है ना, तो अपन रखते अपन जी। दो लोग हैं, दो भाई है ना। अब एक को जानता हूं मैं और एक को नहीं जानता हूं मैं, ठीक है ना। किसको जानता हूं? मान लो मैं एक को जानता हूं, ठीक है। अब ये बंदा मेरे पास में आया क्या करने के लिए? गुड्स खरीदने के लिए। मेरी शॉप, चूंकि मेरी एक शॉप है, बिजनेस मेरा, इसने माल खरीद लिया। कितने का माल खरीदा सर? बोले 10 लाख रुपए का। जब पैसे की बात आई तो ए ने क्या बोला कि सर ये पैसा तो मैं बाद में दे दूंगा। ठीक है भाई, जानता हूं, कहां जाएगा, दे देना, 4 महीने बाद दे देना आराम से, मतलब जानता हूं मैं। ठीक है, तो मैं जानता हूं, तो मैंने ए को बताया क्या बना लिया? डेटर बना लिया मैंने, जिसको मैं जानता हूं, जिससे मैंने कोई रिटर्न में डॉक्यूमेंटेशन नहीं करवा रखा है, दैट इज अ डेटर। लेकिन जैसे मेरे पास डी आता है और बोलता है सर माल दे दो, मैंने माल निकाल दिया, कितने का बेटा बोलो? 20 लाख का। जैसे ही पैसे का बोला मैंने, बोलता है तो बाद में दूंगा ना। आप क्या बात कर रहे हो, बाद में? आपको तो मैं जानता ही नहीं, पहली बार आपकी शक्ल देखी मैंने, बाद में तुम आए नहीं तो 20 साल चले जाएंगे मेरे। तो बोला नहीं भाई साहब, ना आपका घर देखा, ना आपको जानता हूं मैं सालों से, एक काम करो, आप तो उधार दे दूंगा मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बिजनेस तो सब उधार में ही चलते हैं, है ना। कैश में करने बैठोगे तो बड़े बिजनेस नहीं चला पाओगे। आपको एक काम करना पड़ेगा यार, वो डॉक्यूमेंट ले लो बाहर से और उनपे क्या कर दो आप, साइन। मतलब सीधी सी बात है, प्रॉमिस सही नोट्स बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? जिसमें आप प्रॉमिस करोगे, I promise to pay this 20 लाख रुपीस ऑन दिस डेट, कि इस डेट पे मैं आपको 20 लाख रुपए पे करने का क्या करता हूं, प्रॉमिस करता हूं सर। अगर आपने प्रॉमिस कर दिया, आपने लिख दिया और साइन कर दिया ना, तो फिर वो डॉक्यूमेंट किसके पास आ जाएगा बेटा? ये डॉक्यूमेंट किसके पास आ जाएगा? मेरे पास। मैं उसको संभाल के रखूंगा। आपने डेट डाल रखी है उसके ऊपर कि 1 अक्टूबर 2026 को क्या दे दूंगा मैं आपको, आपके 20 लाख रुपए। अब अगर आप 1 अक्टूबर को मुझे पैसा नहीं देते हो, क्योंकि मैं तो आपको जानता ही नहीं हूं, आपने मना भी कर दिया, तो मैं क्या करूंगा? ये जो डॉक्यूमेंट है ना, किसके पास रखा हुआ है? मेरे पास। इसको लेके कहां जाऊंगा? और कोर्ट के थ्रू पैसा निकलवा लेते हैं हम लोग। तो बेसिकली सीधे शब्दों में अगर बोलो ना मैं आपको, तो एक तरीके का एग्रीमेंट करवा लिया आपने। जिसको नहीं जानते हो ना, उससे क्या करवा लिया बेटा आपने? एक एग्रीमेंट करवा लिया, और एग्रीमेंट के बेसिस पे उधार में माल बेच दिया। वो एग्रीमेंट की कॉपी आपके पास रखी है, सामने वाला पैसा नहीं देगा तो एग्रीमेंट लेके कहां चले जाओगे आप? कोर्ट चले जाओगे। ठीक है ना। तो ये बताओ, अब ट्रेड रिसीवेबल समझ में आया क्या? ट्रेड रिसीवेबल में दो चीज होती है सर, एक तो डेटर जिसको आप जानते हो, जिससे कोई आपने एग्रीमेंट वगैरह
नहीं कर रखा है। दूसरा, अगर जैसे क्या करवा लिया आपने, एग्रीमेंट करवा लिया, एग्रीमेंट को मैं बोलूंगा जिससे आपने बिल क्रिएट करवा रखा है, बिल क्रिएट करवा रखा तो वो क्या हो गया, बिल्स। क्योंकि अब जो मुझे पैसा मिलेगा ना वो जी से नहीं मिलेगा, मुझे किससे पैसा मिलेगा बेटा, वो उस बिल से पैसा मिलेगा मुझे। क्यों मिलेगा सर बिल से, क्योंकि ये बिल ही मेरी स्ट्रेंथ है, क्योंकि अब मेरा पैसा डूब ही नहीं सकता, क्योंकि जब कोर्ट जाएंगे ना, कोर्ट को पैसा निकलवाना आता है, क्योंकि आपने स्टाम्प पेपर पर साइन करना मजाक थोड़ी, लीगल डॉक्यूमेंट्स थे, तो ये बिल से निकलवाऊंगा। दूसरा, ये तो बंदा कब देगा पैसा मुझे, अक्टूबर में, मुझे तो पैसा नेक्स्ट मंथ ही चाहिए, क्या करूं मैं, तो उसका भी एक तरीका है, यस आपने सुना होगा डिस्काउंट करवा लेना। तो बिल को डिस्काउंट करवा सकते हो आप, कहां पे, बैंक के पास। डिस्काउंट करवाना मतलब सर आप बैंक के पास जाना, कहां जाना बेटा आप, तो बैंक को बोलना ये बिल आप रख लो और हमें कितने रुपए दे दो, 20 लाख। कब जाओगे आप, अभी क्या चल अप्रैल ना, है ना, तो अप्रैल है तो आप 15 अप्रैल को पहुंच जाना। कब चले जाना बेटा बोलो, 15 अप्रैल को। पता चला हम कहां चले गए बेटा बोलो, जैसे बैंक के पास चले गए और बैंक को क्या बोल रहे, बैंक में ये रखो आप कितने का, 20 लाख का बिल, मुझे 20 लाख दे दो, आप सामने वाले से अक्टूबर में ले लेना। तो बैंक क्या बोलेगी, मेरे सर पे क्या सी लिखा हुआ है, सी मतलब वाला नहीं, चमन वाला सी, चमन चमन। तो बैंक बोलेगी क्या मेरे सर पे सी लिखा हुआ है जो आपको 20 लाख दे दूं और मैं क्या करूं, बैठ के झांझ बजाऊं, है ना, कब तक, अक्टूबर तक। तो बैंक बोलेगी भाई तू ऐसा बोलता ना कि तुम ये बिल रख लो और कुछ अमाउंट काट के हमें पैसा दे दो, तो समझ में भी आता, थोड़ी हमारी भी इनकम हो जाए। तो उसको बोलते क्या करवा लेना, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। तो फिर बैंक आपको बोलती है लो भाई आपको 19,50,000 हम क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे, 19.5 लिख दे देंगे, 50,000 का हमारी क्या हो गई इनकम। क्योंकि हम भी 4 महीने बाद क्या लेंगे सामने वाले से पैसा लेंगे, तो 4-5 महीने का वो ब्याज हो गया उसका बेसिकली, ठीक है ना, हम सामने वाले से ले लेंगे। इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्ज। जो 50,000 उसने कम दिया ना वो क्या हो गया, डिस्काउंटिंग चार्ज। तो ये फायदा है बिल्स रिसीवेबल में कि आपको पैसा किसके थ्रू मिल सकता है बेटा, जब चाहो तब बिल के थ्रू मिल सकता है। या तो मैच्योरिटी डेट का सामने वाले से मिल जाएगा और सामने वाला नहीं देगा तो कोर्ट के थ्रू मिल जाएगा। दूसरा, उसके पहले चाहिए तो क्या चले जाओ बैंक के पास और क्या करवा लो, डिस्काउंट। तीसरा, अगर आपको किसी को पैसे देना है तो उसको पैसे मत दो, ये बिल दे दो कि भाई तू सामने वाले से ले लेना। तो बेसिकली ये क्या बन गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर किया जा सकता है। जैसे कि आपकी जेब में कहीं नोट वगैरह रखा है किसी के पास, उसमें देखो ना लिखा हुआ है आई प्रॉमिस टू पे टू द बियरर ऑफ ₹100। गवर्नर साहब प्रॉमिस कर तो रहे, नहीं तो कागज का टुकड़ा है फाड़ के फेंक दो भले डस्टबिन में। लेकिन उस प्रॉमिस की वजह से हम उसको संभाल के रखते हैं कि भाई ये काम करेगा, जब पानी पूरी खाऊंगा ना वहां क्या करना है, मुझे उसको पकड़ाना है, बस वो मना करेगा क्या, क्योंकि वो किसी और को दे देगा। तो बेसिकली हम यही कर रहे हैं इसी टॉपिक। उसके सर हमारी जो मेन करेंसी थी ना वो तो क्या थी बेटा, गोल्ड, मेटल, वो तो सब कहाँ रखी हुई है, आरबीआई के पास। उसके बदले में उन्होंने क्या कर दी बेटा, पेपर करेंसी इश्यू कर दी, क्योंकि गोल्ड में क्या होता था ना, एक्सचेंज मैकेनिज्म हमारा क्या हो जाता था। फिर सोचो आप पानी पूरी खा रहे हो और आपके जेब में गोल्ड का टुकड़ा रखा हुआ है, तो कैसे दो कुछ निकाल के ये लो भैया पानी पूरी के आपके हो गए। आप समझो गोल्ड में कैसे करेंगे, मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, मतलब बहुत एक्सपेंसिव है और उसको उतना ज्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो मतलब आपने कुछ भी रेस्टोरेंट पे गए, भैया एक सेकंड तोड़ के दे रही हो, अरे ज्यादा गिर गया महंगा गोल्ड है, ठीक है ना, ये जो कचरा रखा है साफ कर लेना, आपका हो जाएगा खाने के इसमें। तो मतलब नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हमने वो बोला इसको रिजर्व करो, उसके बदले में क्या लाओ, करेंसी नोट्स हम लोग लेके आए। और करेंसी नोट से क्या करते हैं बेटा, बेसिकली हम लोग एक्सचेंज मैकेनिज्म हमारी बहुत स्मूथली चला पा रहे हैं और कोई भी उसको लेने से मना। सेम आपका बिल है ना, इसमें भी प्रॉमिस कर रखा, लेकिन प्रॉमिस करने वाला बस गवर्नर नहीं है, ये भाई है, ठीक है ना। लेकिन इस भाई की भी जुबान की कीमत है, पता है क्यों, क्योंकि इसने जो साइन कर रखा ना वो कुछ नहीं स्टाम्प पेपर है, एक लीगल डॉक्यूमेंट पे। लीगल डॉक्यूमेंट मतलब कोर्ट उठा के ले जाती घर से, पैसा नहीं दोगे आप, है ना, क्योंकि आपने प्रॉमिस, देखो ये वो वाला प्रॉमिस नहीं है कि तुम्हारे बिना जीऊंगा तो मर जाऊंगा वाला, है ना, जो एक आशिक करता है ना और मरता भी नहीं है ना, फिर किसी और से बात करने लग जाता है तो उसको भी ये बोलता है, फिर किसी और से बात करने लग जाता है, ठीक है ना। 3 दिन ब्रेकअप होने के बाद में, चौथे ब्रेकअप के बाद भी यही बोलता है किसी पांचवी को भी क्या, कि तुम्हारे बिना जीऊंगा तो मर जाऊंगा। वो बेचारी 4 सोच रही है कि साला कमीना आज तक नहीं मारा, ठीक है। तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो ओरल एग्रीमेंट से, वो क्या बेटा ओरल प्रॉमिस कर रहे हैं, वो मैं बात कर रहा हूँ ये कैसा हो रहा है, रिटर्न। यहाँ पे आप दगाबाजी नहीं कर सकते, यहाँ पे प्रॉमिस किया ना आपने, वादा किया है तो निभाना पड़ेगा, ये तो निभा लेंगे आपसे कौन बेटा, कोर्ट वाले बहुत अच्छे से जानते हो। आया समझ में बेटा क्या बनेगा। इधर बेटा कौन है, मोहित जायसवाल, कोई डाउट है क्या बेटा, समझ में आ रहा है, मोहित भाई कुछ डाउट तो पूछ लो। जिया क्लियर है बेटा यहां तक, चलो नेक्स्ट क्या बेटा, इसके बाद बताओ जल्दी से आप, ये हो गया। अब ट्रेड पेबल इसका उल्टा है, ट्रेड रिसीवेबल में क्या था, पैसा लेना है, ट्रेड पेबल में पैसा
देना है। चलो तो इसमें लिख लो बेटा, है ना, शर्माने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से लिखो, पैसा देना है, क्योंकि हमें याद होना चाहिए अच्छे से, बस पैसा देना है। अब सर पैसा देना है तो सर ये ट्रेड पेबल है ना, इसमें भी कितनी चीज आएगी बेटा बोलो, दो, एक क्रेडिटर और दूसरा बिल्स पेबल। अब आप शायद समझ गए होंगे यहाँ पे, आप समझ गए होंगे यहाँ पे कि क्रेडिटर कौन है। अब यहाँ पे पैसा हमको लेना है कि हमको देना है, हमको देना है। हमें एक ऐसे पर्सन को पैसा देना है जिससे हमने कोई रिटर्न में प्रॉमिस नहीं कर रखा, दिस इज क्रेडिटर, क्योंकि वो हमको जानता होगा। लेकिन अगर हम कहीं जाके वादा करके आ गए थे कैसे, रिटर्न में, तो वो क्या बन गया फिर हमारे लिए, बिल्स पेबल। मतलब अब जो मुझे पैसा देना है ना, वो किसी इंसान को नहीं, किसको देना बेटा, बिल्स का, क्योंकि ये बिल कभी भी घूमते फिरते कहां तक आ सकता है, मेरे पास। जरूरी नहीं कि जिस बंदे को मैंने बिल लिख के दिया वही लेके आएगा, तो हो सकता है उसने वो बिल किसी बैंक से क्या करवा लिया हो, और वो बिल किसके पास रखा है, मैच्योरिटी डेट पे कौन दिखाएगा बिल ला के आपको, बैंक। तो आपको मतलब बैंक या किसी पर्सन से नहीं, आपको तो उस बिल से जो मैच्योरिटी डेट पे लेकर आएगा उसको मैं क्या कर दूंगा, पे कर दूंगा। हो सकता है बैंक ने किसी और को दे दिया हो, तो ऐसा क्या होता है, मैच्योरिटी डेट आने तक 50 लोगों तक घूम जाता है वो बिल, तो 50 वो आदमी आपके पास आएगा जिसको आप शायद जानते भी, उस आदमी से आपको मतलब भी नहीं है। आप बिल देखोगे, अपना साइन देखोगे, समझ जाओगे कि भाई जो प्रॉमिस किया था नहीं, आ गया घूमते फिरते, आज मैच्योरिटी डेट है, क्या करना है इसका, आज पेमेंट करना है, नहीं तो 4-5 दिन बाद ये कहां लगा देंगे, इसको कोर्ट में लगा देंगे, पेनल्टी के साथ देना पड़ेगा फिर पैसा वहां पे, बड़े बेटा आगे क्या, खत्म। तो ये हो गया क्रेडिटर, ये हो गया बिल्स। तो जब भी मैं वर्ड यूज करूं ट्रेड पेबल, आपके दिमाग में दो एरो आने चाहिए, एक कौन सा, क्रेडिटर, दूसरा बिल्स पेबल। जब भी मैं बोलूं ट्रेड रिसीवेबल, तो डेटर और बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, समझ गए बेटा क्या। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, हो एसेट्स, ये तो आपको पता ही है। चलो बताओ क्या होती है एसेट्स, जल्दी बताओ। इधर बेटा ऑनलाइन वालों जल्दी से कमेंट करो बेटा, एसेट्स क्या होती है, जल्दी लिखो फटाफट, एसेट्स किसको बोलेंगे हम लोग। सर बिल्डिंग है ना, यहां से कोई रिप्लाई आ रहे हैं, कुछ बोल रहे बिल्डिंग, कोई बोल रहा है फर्नीचर और मशीन और कैश, बैंक में रखा पैसा मतलब कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, और लैंड हो गई, हाँ बिल्कुल। और इधर बेटा जी आपका रिप्लाई नहीं आया, इधर जयसवाल भाई अपना रिप्लाई नहीं आया, जल्दी बताओ क्या होती है एसेट्स। सर लैंड बिल्डिंग, ठीक है जी, आप रिप्लाई, लैंड बिल्डिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ओके। ये जो आप बता रहे हो ना, ये बता रहे हो बेटा आप एग्जांपल्स, किसके, मैंने ये थोड़ी पूछा, मैंने पूछा एसेट्स क्या होती है, आप बोल रहे हो एसेट्स ये होती है, ठीक है ना, दोनों डिफरेंट है। मैं बोल रहा हूँ एसेट्स होती क्या, आप सुना मेरी बात। सर वो सारी चीजें, क्या बेटा, वो सारी चीजें जो आपके बिजनेस को, कहीं चाहो तो नोट कर लेना, सिर्फ 2 लाइन, 2 वर्ड लिख लो, एसेट्स लिखो और उसमें 2 वर्ड लिख लो बेटा, वो सारी चीजें जो हमारे बिजनेस को सर स्मूथली रन करने में क्या करे बेटा, पहला तो हेल्प करे, है ना, स्मूथली फंक्शनिंग में हेल्प कर रही हो, वो एसेट्स। और दूसरा लिखना है बेटा, जो हमारे बिजनेस को रेवेन्यू अर्न करने में क्या कर रही हो बेटा बोलो, हेल्प कर रही हो, तो वो भी क्या होती है, हमारी एसेट्स होती है। एसेट्स मतलब जो हमारे बिजनेस को रेवेन्यू अर्न करने में हेल्प करती है, जो हमारे बिजनेस को स्मूथली रन करने में हेल्प करती है, जिनकी हेल्प से हमारा बिजनेस स्मूथली चल पा रहा है, तो वो एसेट्स है। अगर स्मूथली चल पा रहा तो हटा देना, उसको काट देना भाई, वो एसेट्स नहीं हो सकती फिर आपके लिए। अब इसको, अब इसके एग्जांपल के साथ में क्लियर करूंगा कि क्या ये फिट हो पा रहा है कि नहीं। देखो एसेट्स को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, करंट और करंट एसेट्स मतलब बेटा जिसका बेनिफिट आपको बोलो विद इन ए ईयर मिल जाएगा, लेकिन जिसका बेनिफिट बेटा आपको कैसे मिलता है, अगर मोर देन ए ईयर मिलता है, जिसका बेनिफिट आपको 1 साल से ज्यादा सालों तक मिलता है, तो वो कौन सी एसेट्स हो गई, मतलब फिक्स एसेट्स, जिनको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, फिक्स एसेट्स। चलो पहले करंट एसेट की बात करते हैं, गुड्स, गुड्स होगा तो बिजनेस स्मूथली चल पाएगा ना। पता चला गैस एजेंसी लेके बैठो लेकिन टंकी नहीं है आपके पास, अभी गैस टंकी का शॉर्टेज चल रहा है ना, तो बिजनेस कहाँ चल पा रहा है स्मूथ, तो मतलब स्टॉक का भी होना जरूरी है, पैसा भी होना
जरूरी है। तो ये सब अपने बिजनेस को कैसे चला रहे हैं बेटा बोलो, स्मूथली। और दूसरा, बिजनेस को रेवेन्यू अर्न करने में क्या कर रहे हैं, हेल्प। यहाँ से रेवेन्यू जनरेट होगा। चलो नॉन करंट की बात करते हैं। कहाँ गया भाई एग्जाम्पल है क्या कुछ नॉन करंट में? अच्छा, इसमें दो दे रखिए। नॉन करंट में क्या बेटा, टेंजिबल और टेंजिबल, मतलब जिसको टच कर सकते हैं। टेंजिबल के एग्जाम्पल देखना बेटा, बिल्डिंग। सोचो माइक्रो फर्नीचर वाले के पास बिल्डिंग नहीं होती, इमेजिन करो 2 मिनट के लिए, तो फर्नीचर कहाँ बेच रहा होता हूँ। तो भी बेच रहे हैं उसको, तो उसको तो कीड़ा है, मैं तो फर्नीचर ही बेचूंगा, लेकिन बिल्डिंग नहीं, बिल्डिंग नहीं उसके पास, तो फुटपाथ पे। तो जिन लोगों के पास कुछ नहीं होता वो कहाँ बेचते हैं। वो सोचो माइक्रो फर्नीचर वाला किंग साइज का बेड लेके कहाँ बैठा हुआ है, फुटपाथ पे। तो भाई वो तो रोड पे चले जाएगा ना, ट्रैफिक जाम हो जाएगा। नगर निगम वाले आधे घंटे में बेड उठा लेंगे उसका, और अपने घर में जाकर लगा लेंगे, देंगे भी वापस उसको। ठीक है, मतलब बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि माइक्रो फर्नीचर वाला चाह के भी फुटपाथ पे बिजनेस फर्नीचर का, तो वो करना भी चाहे ना तो 2 4 5 चेयर लेके बैठ सकता है बस खाली बेचने के लिए। जो कॉलोनी में आते हैं ना, वो प्लास्टिक की चेयर बेचने वाले सर पे उठा के ले आते हैं। तो सोचो माइक्रो फर्नीचर वाले भैया ऐसा बिजनेस कर रहे होते कि सर पे क्या लेके घूम रहे हैं, चेयर्स। तो आज हम उनको जानते ही, मैं उनका नाम ही यहाँ पे नहीं ले रहा होता। अब मैं नाम ले रहा हूँ बेटा, मतलब समझ रहे हो नाम, अच्छे लेवल पे क्या कर रहे हैं वो बिजनेस। क्यों कर पा रहे, क्योंकि उनके पास में बड़ी बड़ी क्या है, बिल्डिंग्स है जिनके अंदर भयंकर माल भर रखा है। कस्टमर आते हैं ना, प्रॉपर डिस्प्ले, प्रॉपर बेडरूम्स बना रखे उन्होंने, कहाँ पे, बिल्डिंग के अंदर ही, है ना, कि ये आपका बेड रहेगा, यहाँ पे आपकी वॉलड्रॉप रहेगी, ये रहेगा। अब मतलब वही आप देख सकते हो कि कैसा लगेगा घर में लगने के बाद में, इतनी स्पेस है उनके पास। तो वो अट्रैक्ट कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, आराम से अपने फर्नीचर को बेच पा रहे। वो लोग पेमेंट भी करते हैं और अच्छे प्राइस में बेच रहे, ऐसा नहीं 15-20 हजार रुपए में भाई। 1,50,000, 2,50,000, 3 लाख, 5 लाख, एक एक कस्टमर का 4-5 लाख का बिल बनता है आराम से, हो जाता है। तो ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, बेसिकली बिजनेस को रेवेन्यू अर्न करने में हेल्प कर रहे हैं ना बिल्डिंग। दूसरा फर्नीचर। अब मान लो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ 2 मिनट के लिए, तो मेरे लिए क्या असेट्स है, फर्नीचर। फर्नीचर नहीं होती तो क्या मैं नीचे बिठा दूं आपको, कैसा लगेगा 2 मिनट के लिए, सोचो आप लाइन से बैठो नीचे, है ना, वो बिछाने का आता ना, बिछा दिया आप लोगों ने, उसको बिठा दिया आपको, और आप लिख रहे हो अच्छा सर अकाउंट्स टेंजिबल एसेट्स, ओके फाइन। कल से गायब आप, बोले सर बैठ तो गए थे पर उठ ही नहीं पा रहे थे, पैर दर्द कर रहे थे, है ना, क्योंकि आदत ही नहीं है लोगों की, सिटिंग वैसा हो गया। तो बेसिकली फर्नीचर भी क्या कर रहा है बेटा बोलो, हेल्प कर रहा है ना, क्योंकि कस्टमर आएगा तो बिठाओगे कहाँ, आर के मशीनरी वाला भी मशीन बेचता होगा, लेकिन कस्टमर को तो कहाँ बिठाता होगा, मशीन पे, फर्नीचर पे। तो फर्नीचर क्या हो गया उसके लिए, एसेट्स, क्योंकि वो भी रेवेन्यू अर्न करने में हेल्प करता है। समझ गए क्या, मशीनरी, माइक्रो फर्नीचर वाला मशीन कैसे बनाता है, वॉशिंग मशीन में, हाँ मशीन आती होगी ना फर्नीचर बनाने की। तो फर्नीचर बनाने की जो मशीन लेकर आया उसकी वजह से बहुत सारी क्या बना पा रहा है, अच्छी अच्छी वो फर्नीचर बना पा रहा है प्रॉपर, और बेच पा रहा है। तो मशीन भी उसको रेवेन्यू अर्न करने में हेल्प कर रही है ना। और बिजनेस भी कैसे चल रहा है, स्मूथली, क्योंकि ऑटोमेटिक मशीनरी है, बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा फर्नीचर क्या कर देती है, बना देती है। तो क्या हो पाएगा, इजीली ज्यादा रेवेन्यू क्या कर पाएंगे बेटा हम लोग, जनरेट कर पाएंगे, और बिजनेस भी स्मूथली चलेगा हमारा। आया समझ में क्या, बढ़ जाए बेटा आगे यहाँ से। लेकिन सर अब यही तो असेट्स की पिक्चर क्लियर हुई हम लोगों को, ये तो ठीक है सर, समझ में आ गया। सोचो ये चीज कभी असेट्स होती ही नहीं अगर मैंने जो 2 वर्ड लिखे ना आप लोगों को वो नहीं होता। तो इनटेंजिबल एसेट को असेट्स क्यों मानना पड़ा हमको, ये गुडविल तो दिखाई भी नहीं देती है, लेकिन इसकी वजह से रेवेन्यू, बिजनेस कैसा चलता है इसकी वजह से, स्मूथली। कभी भी डोमिनोज को देखा है क्या आपने, कि बाहर आवाज लगा रहा कोई लड़का खड़ा हुआ है, आ जाओ मैडम क्या खाओगे, आ जाओ आ जाओ, नहीं। जिसको खाना है ना वो घर से सोच के निकलेगा कि आज कहाँ जा रहे हैं, पिज्जा खाने डोमिनोज जा रहे हैं, बुलाना नहीं पड़ता आपको, नाम ही काफी है। मतलब क्या हो रहा है भाई, रेवेन्यू अर्न करने में हेल्प कर रहा है। दूसरा, ट्रेडमार्क, किसी प्रोडक्ट पे अगर क्या लग जाता है, सिंबल, आप उसका अच्छा पैसा चार्ज कर सकते हो कि अच्छा नाइकी का है, अच्छा प्यूमा का है, अच्छा एडिडास का है, तो ये ब्रांड नेम। किसी किसी कार के ऊपर वो मर्सिडीज का क्या लगा देना, सिंबल, मर्सिडीज बन गए भाई। ठीक है, अच्छा खासा क्या ले पा रहे हो उसकी वजह से आप पैसा। अरे 1 करोड़ की मर्सिडीज आपको लगता है कि 1 करोड़ कॉस्ट आती होगी बनाने में, अबे क्या डाल दे, गोल्ड की थोड़ी बना रहे हो, कॉस्ट तो वही 25 से 30 40 लाख हाईएस्ट मान के चलो। 60 लाख जो एक्स्ट्रा ले रहे ना वो सिर्फ किसका ले रहे, समझ गए बात को क्या, सिर्फ उसका ही बेटा ट्रेडमार्क का, क्योंकि इससे आपकी एक सेपरेट आइडेंटिटी क्रिएट होगी सोसाइटी के अंदर। और जो कस्टमर खरीदता है ना वो खुद भी बोलता है कि भैया इसको 1 करोड़ से कम में मत बेचना यार, मैं लेके जा रहा हूँ। पता चला कि मेरे कॉलोनी में 10 आ गई तो मेरी रेपुटेशन तो खत्म है, सेंस क्या निकलेगा, मेरी सेपरेट आइडेंटिटी कहाँ बन पाएगी फिर। तो आदमी खुद इसलिए ज्यादा पैसा देता है कि लोगों से थोड़ा क्या दिख पाए, वो अलग दिख पाए। समझ गए क्या, नेक्स्ट बेटा इसके बाद, कुछ भी इन्वेंशन होता है ना, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है, नया प्रोडक्ट बनाया हम लोग, तो हम उसका क्या करवा लेते हैं, जैसे महिंद्रा की थार, कुछ नया बनाया डिफरेंट, वो क्या करवा लिया उसका पेटेंट है बेटा, इन्वेंशन है ना, शेप डिजाइन इसका पेटेंट होता है। अगर पेटेंट नहीं करवाया होता ना बेटा, तो सारी कंपनी क्या बना देती, थार, सेम।
कस्टमर जिस शोरूम पे जाएंगे क्या मिल जाएगी, थार। लेकिन यहाँ क्या चलती है, वेटिंग, लोग वेट करते 6 महीने। स्कॉर्पियो एन निकाली, स्कॉर्पियो एन का 1 साल का वेटिंग पीरियड चल रहा था, लोगों ने 1 साल तक भी क्या किया, वेट, क्योंकि पता है ये चीज कहीं दूसरी जगह मिल ही नहीं सकती, क्योंकि दूसरा कैसे बनाया गया, इन्होंने क्या करवा रखा उसका, पेटेंट। आपने पेटेंट करवा लिया तो आप ही बनाओगे और आप ही बेचोगे, तो भाई सेल्स भी बढ़ रही है, मतलब रेवेन्यू बढ़ रहा है और बिजनेस भी आराम से स्मूथली चल रहा है। तो लास्ट सॉफ्टवेयर तो है इसलिए पता ही आप बढ़ेगा का क्या, मतलब क्या समझ में आया कि ये भले दिखाई नहीं देती एसेट्स, लेकिन इनसे मिलने वाला जो बेनिफिट है ना वो हम फील कर सकते हैं कि आज जो लाइन लगी ना कस्टमर की, ये पेटेंट की वजह से, क्योंकि इनको पता है थार कहीं और नहीं मिल पाएगी। ये जो लोग बाग आज खड़े हुए ना हमारे पास, किस वजह से खड़े हुए, ट्रेडमार्क। आज हमारा जो ब्रांड है ना वो क्या होता है, डिफरेंट आइडेंटिटी क्रिएट करके बैठा हुआ, जस्ट बिकॉज़ ऑफ हमारा ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क से पहचान लेते हैं हम लोग, ठीक है बेटा, क्या गुडविल, ठीक है। तो ये हेल्प करता है बिजनेस को। जैसे अभी इंदौर में इलेक्ट्रॉनिक शोरूम आया, नाम है क्रोमा, सुना है क्रोमा का नाम, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस मिलते हैं। मैंने क्रोमा का नाम तो बाद में देखा, उसके नीचे एक लाइन लिखी हुई थी, टाटा एंटरप्राइजेस। जो जो टाटा एंटरप्राइजेस लिखा ना भाई, खत्म हो गया मामला वहीं पे, ये है गुडविल टाटा की। तो अगर आपके बिजनेस की गुडविल है ना, तो नेक्स्ट डे से लोग बाग क्रोमा मारना शुरू हो गए। और उसने यहाँ के जो लोटस शोरूम था लोकल यहाँ का, उसको मार दे दी, क्योंकि ले देखे इलेक्ट्रॉनिक आइटम इंदौर में क्या था, लोटस। लोटस हटा के अब क्या ऑप्शन आएगा लोगों के पास, क्रोमा, लोग क्रोमा में भी चले जाते हैं लोग बाग। समझ गए बेटा क्या, तो ये हो गया खत्म हो रहा। अभी 50 एसेट्स की हम लोग बात नहीं करते हैं ना, तो टॉपिक में आया तो डिटेल में बार उसमें पढ़ेंगे हम लोग। चलो नेक्स्ट, इसके बाद क्या बेटा, लायबिलिटी। तो पता ही आपको, किसी को पैसा देना है 1 साल के अंदर अगर पैसा देना है बेटा तो करंट लायबिलिटी, और 1 साल के बाद अगर देना है बेटा तो क्या हो गया आपका, नॉन करंट लायबिलिटी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में बेड डेप्ट, मतलब जो डेटर से पैसा लेना था वो डूब गया, बेड डेप्ट। बुक वैल्यू, जिस प्राइस पे हम एसेट्स को क्या करते हैं बेटा, हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं ना, जिस प्राइस पे, क्या बोला बेटा हम, जिस प्राइस पे हम हमारी एसेट्स लायबिलिटी या जो भी आइटम हम क्या करते हैं बेटा, रिकॉर्ड करते हैं कहां पे, हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट पे, उसको बोलते हैं बुक वैल्यू, देखने को मिलेगी कि बुक वैल्यू। लास्ट डेप्रिसिएशन, फिक्स एसेट्स की वैल्यू जब क्या होती है बेटा, कम होती है हर साल, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। और इंस्टॉलमेंट, लास्ट में बेटा अपना इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट मुझे बता दो बस आप लोग, कोई इंस्टॉलमेंट बताएगा क्या। इंस्टॉलमेंट वो होता है बेटा जिसकी एसेट्स कम और लायबिलिटी ज्यादा होती है। मतलब इसके पास एसेट्स कितने की है, 200 करोड़ की, लेकिन लायबिलिटी कितने की बेटा इसकी, अपनी किडनी भी बेच देना करें तो भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि तो भी कितने बच जाएंगे, किडनी कितने की बिक जाएगी, ज्यादा 1 करोड़, है ना, तो भी कितना डिफरेंस आ रहा है, 1.5 करोड़ का। चलो 1 करोड़ किडनी का निकाल लिया आपने, तो भी कितना बच गया, 99 करोड़। अब क्या बेचोगे सर, हार्ट बेच देंगे सब, अरे पूरी बॉडी बेच दो, 10 करोड़ में बेच दोगे, अब क्या बचा तुम्हारा, और बेचोगे नहीं आप किडनी, पता है क्यों, आपको पता है बिजनेस और ओनर दोनों एक दूसरे से क्या है, हम क्यों बेचें, बिजनेस की जो एसेट्स है बेच दो, खत्म करो लायबिलिटी। तो बेसिकली बिजनेस क्या हो जाते हैं, वो इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, जिनकी लायबिलिटी ज्यादा और एसेट्स कम है। और सॉल्वेंट कौन है सर, जिसके एसेट्स ज्यादा है, एसेट्स 300 करोड़ की है और लायबिलिटी कितने की बेटा, सिर्फ 100 करोड़ की है, ये सॉल्वेंट हो गए। ये सब वर्ड आए समझ में आपको अच्छे से, ये आए तो ही हम प्रॉपर्ली अकाउंट पढ़ पाएंगे, क्योंकि जो कल का टॉपिक रहेगा ना हमारा, वो इसके कुछ मैं आपको रूल्स पढ़ाऊंगा बेटा, है ना, जिससे के थ्रू अकाउंटिंग करते, दैट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कल पढ़ के फिनिश करेंगे, क्वेश्चन भी एग्जाम में इसमें से आता है ना, 2 कम से कम इसमें से टॉपिक आएंगे आपके लिखने के लिए, है ना, डिफाइन करने के लिए 2 प्रिंसिपल तो पूछेंगे कोई से भी आपसे, तो कल ये फिनिश हो जाएगा, लेकिन जो टर्म में मैच पड़ेगी वो यूज होगी, तो एक बार अच्छे से रिवाइज करके और पढ़ के आना। इधर बेटा जिया को डाउट है कि आपको, मोहित क्लियर है बेटा यहां तक, कुछ भी डाउट हो तो मुझे बता देना, एक बार पढ़ लो बेटा, कल मिलते हैं कल की क्लास में, कल मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को क्या, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कल पढ़ के फिनिश करेंगे, उसके बाद में फिर आएंगे नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग। चलो बाय बाय, सी यू टुमारो, मिलते हैं बेटा।